Hello friends, welcome back to my channel Pharma Pathshala. So friend, today topic is computer system validation into pharmaceutical industry. So friend, before I begin this video, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स में एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड, बेसिक सबसे पहले कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन की मतलब नीड क्यों पड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और क्यों मतलब CSB कॉन्सेप्ट क्यों आया. सो बेसिकली फ्रेंड, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम GMP पर्पस या फिर GXP पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, राइट. सो उस पर्टिकुलर कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर को GMP पर्पस या फिर लेट से GXP पर्पस में यूज़ करने के लिए सबसे पहले गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट ये बोलती है कि हमें उस कंप्यूटराइज सिस्टम को वैलिडेट करना है, राइट. और वैलिडेट करने के लिए बहुत सारी गाइडलाइन है. लाइक अगर हम EU क्या होता है, यूरोपियन यूनियन, एक 26-30 कंट्रियों का एक समूह है. सो अगर उस पर्टिकुलर रीजन में अगर हम उस कंप्यूटराइज सिस्टम को यूज़ करके और उस कंट्री में अगर हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उस केस में हमें EU की एक पर्टिकुलर गाइडलाइन है जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है EU Annex 11, राइट. सो EU Annex 11 में बहुत सारे चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं ओपन सिस्टम के बारे में, क्लोज सिस्टम के बारे में. वो मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है. सो अगर हम EU की बात करें तो EU Annex 11 है. और अगर हम US मार्केट की अगर हमारे प्लांट की मेडिसिन अगर US मार्केट में सेल हो रही है तो यूनाइटेड स्टेट्स में सेल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अलग गाइडलाइन रिकमेंड की हुई जिसको हम बोलते हैं 21 CFR Part 11. 21 CFR Part 11 में क्या बताया गया है कि जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम हम अपने फार्मास्यूटिकल प्लांट में हम यूज़ कर रहे हैं, राइट. सो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करने के लिए क्या क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, ये सारा चीज़ हमें एक्सप्लेन की गई है, राइट. सो और अगर हम इसके अलावा और भी अगर हम इंडियन मार्केट में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए WHO की गाइडलाइन है जो कि बहुत सारे पैरामीटर बताती है कि किस तरह से हम कंप्यूटराइज सिस्टम को हमें कंट्रोल करना है और किस तरह से हमें उसे कमर्शियली उसको यूज़ करना है. और अगर हम वैलिडेशन मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे प्रोमिनेंट गाइडलाइन है जो कि ISP द्वारा सजेस्ट की गई है. ISP में क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक पूरे इंटरनेशनल इंजीनियरिंग पर्सनल का एक ग्रुप है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. सो ISP ने एक गाइडलाइन सजेस्ट की हुई है GAMP 5 के नाम से, राइट. GAMP बोले, व्हाट इज GAMP? GAMP इज गुड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, राइट. सो GAMP की वॉल्यूम 5 में एक पूरी की पूरी एक कंप्लीट वैलिडेशन गाइड है जिसमें कि पूरे A to Z पैरामीटर बताए गए हैं कि कैसे हमें अपने कंप्यूटराइज सिस्टम को स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स URS फेज टू इट्स सिस्टम हैंडओवर फेज. लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PQ एक सिस्टम हैंडओवर होता है जिससे कि हम पर्टिकुलर यूज़र को हम ऑफिशियली हैंडओवर करते हैं कि नाउ यू कैन यूज़ दिस सिस्टम फॉर योर फार्मास्यूटिकल पर्पज, राइट. सो ये एक मोटा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया. सबसे पहले हम बात करते हैं CSB. व्हाट इज CSB? CSB स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन, राइट. सो कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन का अगर हिंदी में बात करें तो जो भी हम सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो सॉफ्टवेयर को कैसे हमें प्रोक्योर करना है, कैसे उसको वैलिडेट करना है, लाइक कैसे उसकी IQ करनी है प्रायर टू IQ से पहले कैसे उसके रिस्क असेसमेंट करनी है, कैसे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की चेन वाइज चलते हैं. सबसे पहले कैसे उसकी URS बनानी है, URS के बाद कैसे वेंडर हमें FSFDS देगा, उसके बेसिस फिर कैसे हमें वेंडर को मतलब हमें फाइनलाइज करना है, कैसे वेंडर की ऑडिट करनी है, वेंडर के ऑडिट के बाद कैसे उसकी मतलब एक GAMP में एक टर्म दिया हुआ RTM. ये सारा चीज़ मैं आपको एक डिटेल वीडियो जब मैं बनाऊँगा फर्दर तो उसमें मैं पीछे ब्लैक बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक बोर्ड पे मैं पूरा आपको एक चीज़ आपको समझाऊंगा. अभी जस्ट मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ कि CSB का मतलब क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. तो सो ये बहुत सारे चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम URS हो गया, फिर FS फेज हो गया, देन आपका IRA इनिशियल रिस्क असेसमेंट हो गया, फिर आपका FRA हो गया फंक्शनल रिस्क असेसमेंट हो गया, देन आपका IQ हो गया, OQ हो गया, PQ हो गया. ये उसके बाद PQ के बाद फिर आपका वैलिडेशन समरी रिपोर्ट हो गया, देन आपका फिर सिस्टम हैंडओवर हो गया. एक पूरे चेन ऑफ प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं किसी भी न्यूली सॉफ्टवेयर को जो हम प्रोक्योर करते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स प्रोक्योरमेंट फेज टू इट्स फाइनल हैंडओवर फेज.
ये सारे के सारे चीज़ें हम बेसिकली हम इस पूरे के पूरे CSV साइकिल में कवर करते हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसके मतलब डेवलपमेंट पार्ट की बात करें तो बेसिकली गैम्प में ना एक 4 फेज़ दिया गया है। किसी भी सॉफ्टवेयर की जब हम CSV प्लॉट करते हैं तो 4 फेजों से इसको गुजरना होता है। सबसे पहले उसके प्लानिंग, देन उसके कॉन्सेप्ट, देन उसके एग्जीक्यूशन, देन उसके रिटायरमेंट। ये 4 फेज होते हैं बेसिकली किसी भी CSV साइकिल को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो ये एक जनरल आउटलाइन है, राइट। अभी मैं आपको अभी मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, जिसमें आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कैसे हम बेसिकली कैसे हम सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज करते हैं और कैसे बेसिकली किसी भी न्यूली प्रोक्योर्ड सॉफ्टवेयर की CSV साइकिल को प्लॉट करने के लिए कैसे उसकी सॉफ्टवेयर कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे गैम्प की अगर हम बात करें तो गैम्प ने बेसिकली जो भी फार्मास्यूटिकल सॉफ्टवेयर हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5। अभी मैं आपको अपने लैपटॉप पे एक जस्ट मैंने आर्टिकल आप लोगों के लिए बना कर रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, उस लैपटॉप में दिखा देता हूँ कि बेसिकली सॉफ्टवेयर को कैसे कैटेगराइज करते हैं और कैटेगरी 1 में कौन से सॉफ्टवेयर लाइक करते हैं, कैटेगरी 2 में कौन से सॉफ्टवेयर लाइक करते हैं, कैटेगरी 3 में कैटेगरी 4 में कैटेगरी 3 पहले था गैम्प 4 में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी 3 अभी कहाँ चला गया, फिर कैटेगरी 4 क्या होता है, कैटेगरी 5 क्या होता है, और जस्ट मैं आपको लैपटॉप पे ले चल के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। सो आइए फ्रेंड्स, ये मेरे लैपटॉप का स्क्रीन है। सो बेसिकली अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो देखिए बेसिकली मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। सो बेसिकली प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम गैम्प 5, राइट। सो इस आर्टिकल में बेसिकली कैसे सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया गया वो दिया गया, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी 1 की, जिसको कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। सो सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूँ कि आप लोग देख पाएँ अच्छे से। हाँ, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, unless a very simple control system like PLC and HMI, there is likely to be some elements of infrastructure software, right? Infrastructure software in its most simple form is the operating system. So basically ये क्या कहना चाह रहा है कि जो कैटेगरी 1 में मेरे सॉफ्टवेयर जो भी मेरे फार्मास्यूटिकल सॉफ्टवेयर की करना, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल फील्ड से हैं तो मैं आपको फार्मास्यूटिकल के सेंस से बताता हूँ कि जो भी कैटेगरी 1 में वो सॉफ्टवेयर लाइक करते हैं, जैसे कि कोई भी सिस्टम लेते हैं तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके आपके डॉस हो गया, राइट, उसकी एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, उसके जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंटीवायरस हो गया, वर्चुअल इन्वायरमेंट्स हो गया, सर्वर हो गया, बैकअप सिस्टम। तो जो भी आपका नॉन टेंजिबल सिस्टम के जो भी पार्ट्स होते हैं जो कि हमें टेंजिबल फॉर्म में नहीं बट नॉन टेंजिबल फॉर्म में वो रहते हैं और अल्टीमेटली सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मेरा डॉस हो गया, एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल सिस्टम हो गया, बैकअप हो गया, सर्वर एंड नेटवर्क, ये सब मेरे कैटेगरी 1 में लाइक करते हैं, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी जो मेरी है कैटेगरी 3, ये हमारे इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्फ़िगरेबल सॉफ्टवेयर। सो कैटेगरी 3 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Configuration relates to adding functionality through standard modules, library items to standard software application to meet the business requirements, right? In a process control, a DCS would be configured from standard module to control a specific process and would fall under category 4. So basically non configurable software, इसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं COTS, जो कि इस आर्टिकल में नहीं है बट मैं आपको बताता हूँ। COTS क्या होता है कि कमर्शियली ऑफ द सेल्फ, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमर्शियली ऑफ द सेल्फ। कमर्शियली ऑफ द सेल्फ का मतलब ये होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं एंड जिस फॉर्म में वेंडर ने मतलब उसको डेवलप करके मार्केट में उसको ऑलरेडी मार्केट में उसको रन करा दिया, उसी फॉर्म में हम उसको परचेज करते हैं एंड उसी और एज इट इज़ फॉर्म में उसको वैलिडेशन के टाइम पे कोई उसमें हम चेंजेस वगैरह नहीं करते हैं, राइट। और कुछ भी हम उसमें मैनुअली कॉन्फ़िगर कुछ नहीं कर सकते, और जैसा है एज इट इज़ हम उसको यूज़ करते हैं अपने इंडस्ट्री में। इसको बोलते हैं नॉन कॉन्फ़िगरेबल सॉफ्टवेयर। मेनली जितने भी मेरे अगर मैं फार्मास्यूटिकल सेंस की बात करूँ तो जितने भी मेरे QC सॉफ्टवेयर्स हैं वो मैक्सिमम मेरे कैटेगरी 3 में लाइक करते हैं। कुछ एग्जांपल छोड़, जैसे HPLC को छोड़ दें तो ये मेरे कैटेगरी 4 में चले जाते हैं, बट मैक्सिमम जैसे मेरे लिम्ब सिस्टम हो गया, मेरे मॉइस्चर एनालाइजर हो गए, और भी जितने मेरे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है QC के सारे मेरे कैटेगरी 3 में आते हैं। बेसिकली इसमें होता है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी है कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 में। बेसिकली क्या होता है कि ये क्या है कि
कॉट्स जो मैंने बताया आपको, कमर्शियल ऑफ द सेल्फ, जैसा ये वेंडर ने डेवलप करके दिया, लाइक वेंडर बोले तो जो भी इसका एसएमई है, जो भी इसका डेवलपर है, जैसे ही उसने कोडिंग करके दे दी है, वैसे ही हम इसको एज इट इज इसको यूज़ करते हैं, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। सो आई होप कि थोड़ा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। डिटेल वीडियो हम जब बनाएंगे उसमें मैं आपको फिर से एक एक चीज़ पूरा समझाऊंगा, सो डोंट वरी। अभी हम बात करते हैं कैटेगरी 4। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर। थोड़ा इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। या सो कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर फॉर अ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर कॉन्फ़िगर्ड टू मीट स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स। See above category 3. Like for example, configured software range in complexity from simple configuration of SCADA system graphics to complex process control with a DCS or PLC linking standard library object to control the process. Okay, so basically why it is called configured software? Just because कि इसमें जो भी डेवलपर होता है मेरा, राइट, लाइक डेवलपर बोलते जो भी हमारा वेंडर होता है, जो भी इसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप करा है, राइट, वो क्या करता है कि हम वो भी जो भी हमारे प्लांट की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, राइट, जो कि हम अपने यूआरएस में राइट करके देते हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो कि नॉर्मली हमारा यूआरएस राइटिंग का जो भी प्रोसीजर होता है उस यूआरएस में हमने लिख के दे दिया कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब हमें इतने लोगों को एक्सेस लेवल के लिए हमें इतने लोगों का मतलब मैनुअल इनपुट भी चाहिए, इन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को अचीव कराने के लिए हमें ये भी चाहिए, मतलब हमें ऑप्शन ए भी चाहिए, ऑप्शन बी भी चाहिए, ऑप्शन बी सी भी चाहिए। तो जितनी चीज़ें हम यूआरएस में उसको राइट करके देते हैं अपने वेंडर डेवलपर को या फिर वेंडर को, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोडिंग करके उसमें रख देता है, राइट। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शियल कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर। फुल्ली कॉन्फ़िगरेबल तो नहीं होता है बट पार्शियल। इससे क्या होता है कि कुछ चीज़ें आइडियल कंडीशन में वेंडर उसमें कोडिंग करके रखता है, राइट, कुछ ऑलरेडी इसमें कोडिंग करके वेंडर डाल के हमें करके देता है, और हमें क्या बोलता है कि जब भी एज एंड वेन एवर यू आर विलिंग टू यूज दिस मॉड्यूल ऑल्सो यू कैन यूज इट। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शियल कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली मैं शुद्ध भाषा में अगर आपको ये समझाऊं कि इसमें कुछ पार्शियल कोडिंग करके वेंडर देता है जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। उस केस में हम उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को आइडियल कंडीशन से निकाल के उसको इनेबल करके डिसेबल से इनेबल करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शियल कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर। मीन्स इसमें प्री डिफाइंड कोडिंग ऑलरेडी डेवलपर करके हमें देता है, और हम उस कोडिंग के बेसिस पे उसको हम जब भी हमें रिक्वायरमेंट उस मॉड्यूल को इनेबल करके हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसको हम कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और ये कैटेगरी 4 में लाइक करते हैं एज पर गैम्प की जो 4 कैटेगरी मैंने बताई, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 5, राइट। सो ये मेरा हो गया कैटेगरी 4। अब हम बात करते हैं सबसे प्रोमिनेंट कैटेगरी की, विच इज कॉल्ड bespoke सॉफ्टवेयर, और कैटेगरी 5। अच्छा, बेसिकली कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 में जो मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में कहीं आर्टिकल भी आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोगों को डाउट ये रहता होगा कि कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 में मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो भी कॉन्फ़िगरेबल है ये भी कॉन्फ़िगरेबल है। सो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि कैटेगरी 4 में क्या था कि केवल पार्शियली कुछ पार्शियल कोडिंग करके ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोडिंग होती है जिसको कि हम जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम इनेबल कर सकते हैं, राइट। बट उसमें कैटेगरी 5 में ये डिफरेंस ये होता है कि कैटेगरी 4 में हम उन्हीं मॉड्यूल को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी डेवलपर ने या फिर वेंडर ने उसकी कोडिंग ऑलरेडी करके रखी होती है। कैटेगरी 4 में उसी को हम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। बट एक बार क्या होता है कि लेकिन कैटेगरी 4 में ये है कि जितने मॉड्यूल की उसने ऑलरेडी कोडिंग कर दी है उतने ही मॉड्यूल एज पर आवर यूआरएस उतने ही मॉड्यूल को हम अपने प्लांट में अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हम उसको इनेबल कर सकते हैं। बट कैटेगरी 5 में ये एक लेवरेज हमें ये मिलता है कि सपोज करो वेंडर ने 10 मॉड्यूल की कोडिंग हमें सॉफ्टवेयर में करके दे दी, राइट, बेस्ड अपॉन आवर यूआरएस। जो भी यूआरएस हमने बोला उसको कि हमें 10 चीज़ें हमें चाहिए अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, ये 10 चीज़ों की आप कोडिंग करके हमें दे दो, राइट। तो वो वेंडर हमें कोडिंग करके देता है, ठीक है। और उसी 10 कोडिंग को हम अपने कमर्शियल लेवल पे हम उसका प्लांट में उसको यूज़ कर सकते हैं। बट कैटेगरी 5 में क्या होता है कि अगर 10 मॉड्यूल की उसने कोडिंग करके दे दी अपने
जो भी हमने यूआरएस में लिख के देते हैं उसके हिसाब से उसने कोडिंग करके हमें दे दी। बट इन फ्यूचर हमें क्या होता है कि हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये जो 10 चीज़ें हमने इसमें ऐड करवाई थी अपने सॉफ्टवेयर में, इसके अलावा 5 और एडिशनल चीज़ें हमें आइडेंटिफाई हुई हैं जिसको मीट करने के लिए हमें इसमें और भी कॉन्फ़िगरेशन कराने की ज़रूरत है, या फिर और भी कस्टमाइजेशन कराने की ज़रूरत है। इसलिए कैटेगरी 5 के सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो भले ही वेंडर ने 10 चीज़ों की कोडिंग करके दे दी है, बट कुछ ब्लैंक उसमें रैक्स, उसमें सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग होती है, जो डेवलपर होंगे अच्छे समझ पाएंगे, कुछ ब्लैंक रैक्स वेंडर छोड़ के उसमें ऑलरेडी डेवलपर उसमें रख देता है, स्पेशली कैटेगरी 5 के सॉफ्टवेयर में, जिससे कि फ्यूचर में जब यूज़र यानी कि अगर हम वेंडर को बोलते हैं या फिर डेवलपर को बोलते हैं कि भैया 5 चीज़ें हमें और ऐड करानी है और कस्टमाइज करानी है, तो कैटेगरी 5 में ये लेवरेज होती है कि वो 5 चीज़ें भले ही वो एक बार वो वैलिडेट हो गया है और भले कुछ हो गया तो, लेकिन बाद में फ्यूचर में भी वेंडर क्या करता है कि जो चीज़ें हम बोलते हैं तो एडिशनली इसको हम इसमें कस्टम कर सकते हैं। यही एक बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको मैक्सिमम जगह शायद आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये एक सबसे बड़ा लेवरेज है कि भले ही उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई, SDLC लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से वो गुजर चुका है और उसकी डेवलपमेंट हो गई, उसकी प्लानिंग हो गई, फिर उसकी वैलिडेशन भी हो गई, उसको हैंडओवर भी कर दिया। यूज़ करने के बाद भी हमें पता चला कि कुछ एडिशनल हमें ऐड करवाना है इसमें, तो इसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि कैटेगरी 4 में हम नहीं कर सकते। क्योंकि कैटेगरी 4 में क्या है कि वो जो ब्लैंक रैक बताया था ना मैंने आपको, ब्लैंक रैक जो एक होता है, वो वो जो कुछ कोडिंग के बीच में कुछ ब्लैंक रैक्स होते हैं, वो कैटेगरी 4 के सॉफ्टवेयर में डेवलपर नहीं डालता है, right? That's why that software is called as category 4 software, and this bespoke system or customized software is called as category 5 software. So ये एक बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और डोंट वरी, आज जस्ट मैंने एक बेसिक बताया है CSV के बारे में। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी तो फार्मा में CS भी आ चुका है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एश्योरेंस भी आ चुका है। सो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बनाएंगे जिसमें हम एक चीज़ को, एक सॉफ्टवेयर कैटेगरी को मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर पीछे लिखूंगा और एक चीज़ को आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्दी कल या परसों एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने कमेंट जरूर करिए और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी साथ ये भी कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, तो हम उस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।